वॉइस में पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल भी जुड़ गए। अभय जी, गुड आफ्टरनून। एक बहुत वेलकम स्थिति मार्केट में, आज बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है मिड कैप्स में खास तौर से। जी बिल्कुल हर्षदा, अभी आप लक्ष्मण जी की टाई की तारीफ कर रही थी, तो उसी तरह लाल रंग के बाद हरा रंग देख के बहुत अच्छा लग रहा। जी। और आई होप ऐसे ही कलर रंग बिरंगा दिखते रहे मार्केट में। पर जैसे पिछली बार भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मुझे लगता है ये अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है। और एक टेक्निकल करेक्शन हमने शार्प देखा है। मुझे लगता है एक अच्छा बेस बना है मार्केट का, स्पेशली इन लार्ज कैप इंडेक्स। और लार्ज कैप्स में मैं जो देख पा रहा हूँ, एक इन्वेस्टर्स का भी, स्पेशली लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्लियर एक डायरेक्शन है टू शिफ्ट सम एलोकेशन अवे, बुक सम प्रॉफिट्स इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, और थोड़ा लार्ज कैप का एलोकेशन फ्लेक्सी कैप फंड्स में, और जो फंड्स उनको अलाउ करते हैं एलोकेशन चेंज करने का, उसमें बनाया जाए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा बेस है। जो वीक हैंड्स थे काफी निकल गए हैं, लेवरेज पोजीशंस काफी कट गई हैं मार्केट्स में। और अब वापस लोग उसी तैयारी में है कि क्या अच्छा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। आ, ये आज का मूव, आप क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि डिप का फायदा उठाइए, बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको आगे ना मिले, लेकिन ये मूव कितना बोरोड है, स्पेशली जो कल पावेल साहब ने कहा, और ये एक्सपेक्टेड था। उन्होंने ऐसी कुछ नई चीज नहीं की है। अभय जी, पहले हम लगा रहे थे कयास कि शायद मार्च में एक रेट कट आएगा, वो नहीं हुआ। और फिर हमने उसी को राइट ऑफ कर दिया। एग्जैक्टली वही हुआ कि रेट कट नहीं आया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि 3 आगे करेंगे जरूर। ये तो मार्केट ने पहले पचाया हुआ था, तो आज इतनी बड़ी रैली उनको सुनकर क्यों, और क्या ऐसा इंडिकेशन आया है बॉडी लैंग्वेज से कि इतना बड़ा मूव ग्लोबल मार्केट से, और जो फॉलो थ्रू हम भारत में देख रहे हैं? आई थिंक हर्षद, आपकी बात एकदम ठीक है। आई थिंक लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट सरप्राइजेज। जो जो बातें कही जा रही हैं वो फेड भी गाइड कर रहा है, आरबीआई भी गाइड कर रहा है, इकोनॉमिस्ट भी गाइड कर रहे हैं, तो कोई उसमें नया नहीं है। पर आई थिंक हर्षद, एक शार्प करेक्शन के बाद एक सडनली थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आई डायरेक्शनली। लोगों ने कहा कि चलो फेड ने कह दिया कि अब कट्स होंगे, अब बढ़ेगा तो नहीं कम से कम रेट, तो ये एक राहत की सांस लें हम। दूसरा, एक 3 कट्स का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसको मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो रिएक्शन आपको दिख रहा है यूएस डॉलर की वीकनेस में, गोल्ड की जंप में, जो रिस्क एसेट्स है अक्रॉस द बोर्ड, बिटकॉइन आप देख लीजिए, सब काफी तेजी में है इस अनाउंसमेंट के बाद, फेड की कमेंट्री के बाद। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने ग्लोबली एक इसको राहत की सांस की तरह लिया कि चलिए हम जिस राह पे चल रहे हैं उसी पे चलते रह सकते हैं, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती जाएगी, जो लॉन्ग टर्म बोरोवर्स हैं जिसको कैपेक्स करना है उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और दूसरी तरफ जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। तो उसकी वजह से मैं कहूँगा, कमिंग आफ्टर शार्प करेक्शन, एक थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन इस न्यूज की वजह से हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा अभय जी, नमस्कार। पहले तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये मेटल्स ने जो आज तेज़ी पकड़ी, मेटल इंडेक्स क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, अब इसको हम भारत से भी और मोर और लेस ज़्यादातर अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से जोड़ के देखते हैं, मेटल सब अच्छा कर रहे हैं। फेरस, नॉन फेरस, इवन आई मीन बुलियन, आई मीन अगर आप प्रीशियस मेटल्स को देखें वो अच्छा कर रहे हैं। बट इंडस्ट्रियल मेटल्स पे आपकी व्यू क्या है इस वक्त, और क्या मेटल्स यहाँ से और एक बड़ा स्विंग देने को तैयार हैं आपके मुताबिक? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। ये एक सेगमेंट है जो काफी अभी भी मुझे लगता है अंडर ओन्ड है मार्केट्स में, क्योंकि पिछला जब सेल ऑफ आया था काफी डिसअपॉइंट किया और उसके बाद से स्लाइड कर रहा था। पर अब इसमें दो, जब मेटल पैक मूव करता है वीरेंद्र, तो 2 चीजें उसके लिए जरूरी हैं। एक तो एक्चुअल यूजर डिमांड की वॉल्यूम पिकअप है इन अ इन्वायरमेंट की जहां पे सप्लाई कम हो गई है, तो एक वो अंडरलाइन जो जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, जब रेट कट्स की बात होती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने वाली है, तो जो फाइनेंशियल स्पेकुलेटर्स है वीरेंद्र, वो भी आ जाते हैं पोजीशंस बनाने के लिए इन अ वेरी लिक्विड कमोडिटी मार्केट। तो ये 2 चीजें साथ में होती हैं, और इसी का हमको मुझे लग रहा है अभी भी ये अर्ली साइंस है कि आपको एक एक्सपोनेंशियल मूव मिल सकता है मेटल पैक्स में,
both by increase in underlying earnings of the companies, और दूसरा थोड़ा जो leverage speculative buying भी होती है on the global commodity indices. तो मुझे लगता है ये थोड़ा दिन और अभी play out करेगा, especially after the Fed announcement. ओके, तो मेटल्स के अगर आप यहाँ से और थोड़ा सा मुंह देने के चांसेस लग रहे हैं। अभय जी, कभी कभी आप स्टॉक्स पे भी उतर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये केमिकल बास्केट में कोई स्टॉक जो कि आपको इस वक्त लग रहा हो कि ग्रैब करने लायक है या फिर ऐड किया हो आप लोगों ने? आज एसआरएफ के पास लीडरशिप है। जी, देख रहे हैं काफी समय से वीरेंद्र, बट एड से थोड़े एग्रोकेमिकल स्टॉक्स हमने किए हैं, पर प्योर केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल हमने अभी तक ऐड नहीं किया है, क्योंकि उसमें मैं अभी भी देखना चाहूंगा कि चाइना से जो सप्लाई है, जो डंपिंग है, जिसका प्राइस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल प्राइसेस में हो सकता है वो अंतिम चरण में हो, पर मैं देखना चाहूंगा एक रिवर्सल उसको। अगर मुझे 5-10% प्रीमियम भी देना पड़े यहाँ से वो सर्टेनिटी के लिए, तो मैं वो एज ए फंड मैनेजर देने को तैयार हूँ। पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा केमिकल जो स्पेस है, शायद थोड़ा इन बुल मार्केट भी ऑल्सो थोड़ा साइडवेज जा सकता है। आईटी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, और स्पेसिफिकली टीसीएस। टीसीएस पर अभी अभी अपडेट आ रहा है, वो स्क्रीन पर फ्लैश भी होगा। आईटी इंफ्रा के लिए इन्होंने रैम्बॉल के साथ एक 7-year कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। बेसिकली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब रैम्बॉल मैं देख रही थी, एक डेनिश कंपनी है जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के काम में है। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। कल ही वो अपडेट हम दे रहे थे टीसीएस पर, जहां पर मिडवेस्ट के एक रीजनल बैंक से इनको ऑर्डर मिला था, वो भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। क्या सिचुएशन नए ऑर्डर विंस की बेहतर होने की तरफ कुछ इंस्टेंसेस अब उभर कर आएंगे क्या? वो साफ हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक अप्रैल 1st या 2nd वीक में कंपनी के नतीजे हैं, लेकिन कुछ पोजीशन लेनी चाहिए टीसीएस एंड द लाइक्स में। अगेन हर्षदा, ये ऐसा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि ऑब्वियसली हम भी कवर करते हैं, पर करीब साल भर से हमारे पास इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये दो चीजें मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि इनका मार्जिन इम्पैक्ट क्या होगा, ये किस मार्जिन पे है। दूसरा, इनका साइज क्या है, क्योंकि टीसीएस जैसी कंपनी को अपनी मार्केट कैप मूव करने के लिए उनको $500 मिलियन बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे। तो साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, साइज ऑफ द विन ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ये भी दर्शाता है कि उनकी कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग क्या है अगेंस्ट बिग प्लेयर्स लाइक एक्सेंचर, आईबीएम, कैपजेमिनी, जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कॉग्निजेंट जैसे। तो ये जैसे आपने कहा, मैं इंतजार करूंगा, अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट के गाइडेंस सुनने के लिए, जो मेरे ख्याल से 15 अप्रैल तक आ जाना चाहिए उनका रिजल्ट। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अभी भी ये सारे स्टॉक कोई बहुत सस्ते नहीं है। मतलब फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 2% एनुअली टू पे 25 टाइम्स पी मल्टीपल, 30 टाइम्स पी मल्टीपल, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा महंगा है। आगे और करेक्शन पर आप लेंगे, इस समय हम कुछ भी पोजीशन आपकी यहाँ नहीं है। कुछ और पॉकेट्स जहाँ पर हमने देखा है थोड़ी सी खरीदारी लौट कर आई है, और मैं सिर्फ आज की बात नहीं करूँगी, पिछले गिरते बाजार में जो काउंटर्स में थोड़ा सा रेजिलियंस देखने को मिला, कमिंस है, सीमेंस जैसे काउंटर्स, कैपिटल गुड्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता दिखाई दिया है। एक तरफ ऑर्डर विन्स अच्छे खासे थे, लेकिन क्वेश्चन वो एग्जीक्यूशन पर ही आ जाता है इन सभी कैपिटल गुड कंपनियों के लिए, स्पेशली विद द लाइक्स ऑफ एल&टी। यहाँ पर किस तरह की विजिबिलिटी है बिजनेस ग्रोथ की, ओवरऑल नंबर्स में परफॉर्मेंस बेहतर होने की इस समय? आई थिंक अगेन बहुत ही पॉजिटिव स्पेस है ये, और मुझे लगता है ये कि एक डेकेडल लॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि जो पॉलिसी डायरेक्शन है सरकार का, वो काफी फेवरेबल है टुवर्ड्स लार्ज प्रोजेक्ट्स। और लार्ज प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं देश में जो लार्ज प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकती हैं, जिनके पास बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। तो ये जो कंपनीज हैं, ये बहुत ही रेयर होती जा रही हैं। जैसे आपने नाम लिया एल&टी का, और अगेन मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर जो अगर हम देखें कि इंडिया का जीडीपी ग्रो होगा यहाँ से $5 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का जाएगा, तो हमको काफी नेशन बिल्डिंग
प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने पड़ेंगे, छोटे प्रोजेक्ट्स भी और बड़े प्रोजेक्ट्स भी। तो कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये बलबूता है कि वो कर पाए ऐसे प्रोजेक्ट्स। और दूसरी तरफ जैसे हमने डिस्कस किया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम होती है तो इनका मार्जिन पर प्रोजेक्ट भी बढ़ता है, प्लस एम्पल लिक्विडिटी है बोरोइंग की, जिनके बलबूते पे ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही सॉलिड सेगमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें उनको फुली एलोकेटेड रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, विद लीडिंग कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। ये वैभव जी, इस वक्त एक दो सेशन के से जिस स्टॉक की इस वक्त स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा बात हो रही है अभय जी, कि मारुति एक बार फिर से उस सेगमेंट पे अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करा रहा है जिसमें उनकी प्रेजेंस नहीं थी। एक ज़माना गुजर गया, आई थिंक क्रेटा की 1500 सीसी के सेगमेंट में का वर्चस्व था, बट ग्रैंड विटारा ने इनको बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर दिया उस सेगमेंट पे। वहाँ पे उनके वॉल्यूम्स देखिए, आई थिंक इस सेगमेंट पे सबसे अच्छा एवरेज पोस्ट कर रही है वो गाड़ी। कल बात भी हो रही थी हर्षद और मेरी शशांक जी से। आपका व्यू मारुति पे क्या है? क्या यहाँ से एक बार के लिए ऑटो में फिर लीडरशिप लेने को तैयार है मारुति? 12,000 11,500 के जोन में है। कोई प्राइस टारगेट आपका मारुति पर इस वक्त? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने वीरेंद्र जी। फुल डिस्क्लोजर, अभी हमने रिसेंटली अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड किया है मारुति, और काफी कुछ जो हमारा लॉजिक है वो आपने ऑलरेडी बता दिया। एक मुझे लगता है एक समरी में बताऊं कि ये वापस एक लीडरशिप की तरफ जा रहा है। काफी पोर्टफोलियो में रिस्ट्रक्चरिंग की है, प्रोडक्ट इनोवेशन, जितना हमने डीलर्स से बात करी, जो कंपनी का सपोर्ट है डीलर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, वो बहुत अच्छा है इस समय। प्रोडक्ट से और सर्विसिंग नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है। और एक जो छोटी सी न्यूज आई थी कि हो सकता है जो ड्यूटी है हाइब्रिड कार्स पे वो 48% से घटा के 12% कर दी जाए। उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मारुति होगा, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है थ्रू टोयोटा अलायंस काफी अच्छा है हाइब्रिड्स में, और उसमें वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो वाइल मार्केट का फोकस काफी ईवी पे है, पर आप ग्लोबली देखें तो ईवी सेल्स एक्चुअली यूएस में रिड्यूस हो रही हैं और हाइब्रिड्स की सेल्स बढ़ रही हैं। तो अगर सरकार का फोकस रहा सब्सिडाइज करने का हाइब्रिड कार्स का, तो ये मारुति के लिए लिटरली गोल्ड माइन होगी। और उसके अलावा भी जिस तरह का हम सेल्स ऑफ देख रहे हैं एट डीलर लेवल, डीलर जो बेच रहा है मारुति, वही नहीं कि जो डीलर इन्वेंट्री बना रहा है, बट डीलर जो बेच पा रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन है, बहुत अच्छा ऑफटेक है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश। प्राइस टारगेट हमारा जो रहता है वो तो 3 साल का रहता है वीरेंद्र, बिफोर एडिंग एनी पोर्टफोलियो। तो हम ये देखते हैं कि वो स्टॉक कम से कम डबल हो 3 साल में, तभी ऐड करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप एक एज्यूम कर सकते हैं उसमें प्राइस टारगेट। तो ये इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग प्ले उभर कर आ रहा है। दबे पांव मारुति एक बार फिर हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प खबर आ रही है कि गर्मियों की छुट्टी में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपना जो फ्लाइट शेड्यूल है वो ऐलान कर दिया है, और पिछली गर्मी के मुकाबले इस गर्मी में करीब 6% ज़्यादा उड़ानें आप देखेंगे। इंटरग्लोब जैसे स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लूंगी अभय जी, लेकिन रोहन एविएशन सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि इंटरग्लोब की कितनी परसेंटेज उड़ानें और आएंगी, कहां पर ज़्यादा हम देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ इस गर्मी में ट्रैवल करने की। रोहन बताइए। जी, जो सबसे ज़्यादा जिस एयरलाइन का जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स बढ़ने जा रही है इस बार डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में ही, वो इंडिगो है। पिछले बार के मुकाबले इस बार इंडिगो के करीब 13%, 8-2% जो है वो ज़्यादा उड़ानें डोमेस्टिक मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ भी 13.5% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स हैं वो। स्पाइस जेट के लिए बुरी खबर यह है क्योंकि उनके लिए पिछले गर्मियों के मुकाबले इस बार घरेलू में भी उनके लगभग 26% कम फ्लाइट्स वो ऑपरेट करने जा रहे हैं, और इंटरनेशनल में भी वो लगभग 12.6% कम फ्लाइट्स ऑपरेट करने जा रहे हैं। ओवरऑल नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, 6% बढ़ी हैं। और अगर एयर इंडिया ग्रुप जो टाटा ग्रुप है उनकी अगर तीनों एयरलाइंस को मिला
दिया जाए एयर इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा, तो लगभग 8000 से ज़्यादा फ्लाइट्स वो ऑपरेट करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा शेयर बन चुका है अब। तो कुल मिला के जो गेनर्स हैं उसमें हम कह सकते हैं इंडिगो को फ़ायदा होने जा रहा है शेड्यूल से। स्पाइस जेट की नंबर ऑफ फ्लाइट्स कम हुई हैं, लेकिन कुल मिला के जो ट्रैवलर्स हैं उनको ज़्यादा फ्लाइट्स मिलने की, और कई सारे फैक्टर्स उसमें डाले गए हैं। IPL है, इलेक्शंस हैं, समर वेकेशंस हैं, तो इसको देखते हुए इस बार ज़्यादा फ्लाइट्स हैं, लेकिन जो एयरलाइंस हैं उनके शेयर में आप उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा आपको। इंडिगो बेसिकली उनके लिए फायदा रहेगा। रोहन, कुछ आइडिया है कि कितने नए यहाँ पर नए लैंडिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में, जहां पर ये फ्लाइट्स और उभर कर आएंगी? जी, कुल मिला के 125 एयरपोर्ट्स जो है उनको लिस्ट किया गया है समर्स के लिए। जो कुछ नए एयरपोर्ट्स जिनकी घोषणा की जाने वाली है, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, गोंदिया, जलगांव, मुरादाबाद, पिथौरागढ़, इनका नाम है। इसके अलावा कई सारे और एयरपोर्ट्स भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, जो कि अभी तक जिनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हो सकता है कि चुनावों के बाद इनकी घोषणा होगी। तो लेकिन ये समर्स में इनकी घोषणा हो जानी है, यहाँ से उड़ान शुरू हो जाने वाली है। तो कुल मिला के 125 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल आपको दिखेंगे इन गर्मियों की छुट्टियों में, और जो कुल मिला के जो फ्लाइट्स की संख्या है वो 24,275 होने जा रही है, जो कि पिछले साल के मुकाबले से, पिछले गर्मियों के मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले विंटर शेड्यूल से तो काफ़ी ज़्यादा है। विंटर शेड्यूल में तो ऑफ कोर्स वो कोहरे की अलग मार थी, लेकिन ये गर्मियाँ आपके लिए एक अच्छा मौका देंगी कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। तो शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। अभय जी, कहाँ जाएंगे फिर? आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, गोंदिया या जलगांव, ये कुछ नए एयरपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं। ये आई थिंक अच्छा ऑप्शन है, पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया, पर विद दीस एयरपोर्ट्स कमिंग आई थिंक डेफिनेटली ट्रिप तो बनता है फिर। तो मैं बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, इंटरग्लोब एविएशन कंस्ट्रिंग एक जो ओवरहैंग था राहुल भाटिया के कुछ स्टेक सेल करने का, वो हो चुका है। अब वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज का लॉक इन पीरियड भी है। अब क्या स्टॉक थोड़ी सी और उड़ान भर सकता है? पोजीशनिंग होगी यहाँ पर? आई थिंक एक लीडर स्टॉक है, बड़ा मार्केट कैप का स्टॉक है, तो डेफिनेटली फंड्स का इंटरेस्ट रहता है उसमें। और आई थिंक जो प्रमोटर हैं उन्होंने स्टेक सेल किया, तो इन अ मार्केट विच वाज ऑलरेडी अ लिटिल जिटरी उन्होंने किया, तो थोड़ा लोगों को कंसर्न हुआ। पर ये मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को ये सोचना चाहिए कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है या ग्रोथ स्लो होने वाला है इसलिए वो बेच रहे हैं। ये तो पीरियोडिकल सेलिंग चलती रहती है फॉर डिफरेंट रीजंस। हमने देखा टाटाज ने भी कई बार अपनी डिफरेंट कंपनीज में शेयर्स बेचे हैं, तो दैट इज आई थिंक पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। और जिस तरह से डेटा आ रहा है फ्लाइट बुकिंग्स का, डिमांड का, बोथ डोमेस्टिक सेक्टर्स एंड इंटरनेशनल सेक्टर्स, इसको इंडिगो केटर करता है। मुझे लगता है अगेन ये लंबे समय की स्टोरी है, और एक इनमें एडवांटेज है इस बिजनेस मॉडल में कि वर्किंग कैपिटल कंप्लीटली आपके फेवर में रहता है। आप पैसा पहले लेते हैं और सर्विस बाद में देते हैं, तो वो सब ट्रिगर्स में देखूं तो ये काफी फेवरेबल एटमॉस्फेयर में है इंडिगो इस समय, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग वाइज ऑल्सो। रिस्क सिर्फ दो हैं, एक है कि ऑयल प्राइसेस अगर स्पाइक करें तो वो डेफिनेटली इमीडिएटली इनके मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है, और दूसरा सरकार आके कुछ प्राइस कंस्ट्रेंट्स लगा दे कि आप इस लेवल से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। पर ये दोनों माइनर कंसर्न्स हैं। इस समय जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो बहुत ही रोबस्ट है इंडिगो के लिए, और वो काफी अच्छे ऑपरेटर हैं, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव जोन में है। तो एक ओवरऑल पॉजिटिव जोन में। वैसे ये समर शेड्यूल एक ऐसे टाइम पर आया है जब वीरू ने अपना एक ठीक अप्रैल एंड में प्लान भी कर लिया छुट्टी। तो वीरू कहाँ जाएंगे? नहीं, वो वहाँ फ्लाइट्स नहीं जाती हैं, ट्रेन से जाना पड़ेगा, उसके बाद गाड़ी से। अच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब आप गैस करते रहिए। नहीं, गैस तो मैंने कर लिया। चलिए। सो वीरू की कॉलिंग पहाड़ों में होती है, मेरी कॉलिंग समुद्र में होती है, तो इट्स वेरी क्लियर। समुद्र में है ना, अब उसको क्या गैस करना है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेकिन वीरू वैसे ना अपॉर्चुनिटीज खूब सारी मिलेंगी। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से हमारी सरकार बात कर रही है कुछ और डेस्टिनेशंस खोलने की, कुछ और एक्सटेंशंस देने की, कि वहाँ पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो भारत से जाती है और वहाँ से यहाँ आती है वो कोटा बढ़ाया जाए।
4 घंटे पहले एक रिपोर्ट आई है कि सिंगापुर वीजा नियम भारतीयों के लिए रिलैक्स करेगा क्योंकि वो ज्यादा भारतीयों को अपने देश लाना चाहते हैं। दुबई एक 5 ईयर मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा भारतीयों के लिए खोल रहा है। तो आप सोचिए फिर इंटरग्लोब जैसे प्लेयर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो लार्जली डोमेस्टिक ही नहीं अब ग्लोबल डेस्टिनेशंस पर भी अपने फुटफॉल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शेड्यूल को और एक्सपैंड करना चाहते हैं। बिल्कुल हर्षदा, आप यकीन मानिए कल या परसों में रोहन से यही बात कर रहा था। मैं यही पूछ रहा था कि इंटरग्लोब एविएशन जो है रोहन, अब ये जो इनकी बाहर के देशों में फ्लाइट्स जा रही हैं उस पर कितना कैपिटलाइज कर रहे हैं। वो यही कह रहे थे कि एग्जैक्टली वहाँ भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी वाइड बॉडी जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने बेड़े में इंक्लूड भी किए हैं, कुछ लीज पे भी लिए हैं। तो वाकई इस वक्त पूरा मोमेंटम जो है ना हर्षदा, वो कैप्चर कर रहा है इंटरग्लोब एविएशन। खैर अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में आज शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पे और काउंटर्स पे अपनी राय रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, BTS ट्रेड लेते हैं। कुछ लोग पूछे